दूध बेचने घर घर जाना पड़ता है और मटन की दुकान कहीं भी चल जाती है। इस धंधे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये धंधा कैश में चलता है। इस धंधे में कोई उधारी का रूल नहीं है। हाँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम का मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बकरी के लिए कहा जाता है कि गोट इज ए म्यूजियम ऑफ पैरासाइट एंड डिसीजेज। ठीक, जैसे ही वो अनडिजायरेबल क्लाइमेट में जाएगी वो अपने अंदर की सारी बीमारियां एक्सप्रेस करती है। आप चाह के भी उसको बचा नहीं पाएंगे। 6 से 8 हज़ार रुपए के बीच एनिमल की प्रॉफिट एक एनिमल पे निकल के आती है। तो अगर हम 1000 एनिमल का भी सेल करते हैं तो 60 से 80 लाख के आसपास हमारा करीब करीब उसका प्रॉफिट बैठता है खर्चा काटने के बाद। जी, टर्नओवर की बात करें तो हमारे फार्म का टर्नओवर करीब 3 करोड़ के ऊपर है। जी दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं दीपक पाटीदार जी से, जिनको बकरी पालन का 25 साल का अनुभव है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब से ये बकरी पालन कर रहे हैं और आज बहुत खास मुकाम इन्होंने बनाया है। ये हर साल 1500 बकरी प्रोड्यूस करते हैं और उससे एक बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आप इनका फार्म देखेंगे। देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं दीपक पाटीदार जी से और जानते हैं उनके बकरी पालन के अनुभव के बारे में। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत समय से आपके पीछे लगे हुए थे, आज आपने हमें समय दिया। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। नमस्कार सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैं भारत के सबसे पुराने बकरी पालकों में से एक हूं। मैंने सन 2000 में बकरी पालन की शुरुआत की है और आज ये मेरा फार्म मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बकरी पालन की व्यावसायिक इकाइयों में से एक है। और मूलतः हम यहाँ पर 5 नस्लों का पालन करते हैं, जिसमें सिरोही, सोजत, बीटल, बर्बरी और करौली नस्ल की बकरियों का हम यहाँ पे पालन करते हैं। जी, ये हमारी एक तरह की फुल्ली इंटेंसिव या सघन बकरी पालन की प्रणाली की एक इकाई है, जिसमें बकरियाँ पूरी तरह यहीं पर रहकर दाना चारा और सब कुछ खा के प्रजनन करती हैं। जी, ग्रेजिंग नहीं कराते आप? बिल्कुल भी ग्रेजिंग नहीं, जीरो ग्रेजिंग है। जी, अंदर से देखना चाहेंगे? जी जी, आइए, आप आगे आगे चलेंगे, हम आपके पीछे पीछे हैं। तो यहाँ से एंट्री हो रही है आपके फार्म की? जी जी, ये मेन पैसेज है फार्म एंट्री करने का। जी, तो ये यहाँ से एंट्री हो गई है और ये अब आप ये दोनों तरफ खुरलियाँ बनाई हुई हैं आपने। जी जी, इसके बारे में आप बताइए दर्शकों। ये जो सिस्टम है हमारा माउथ टू माउथ सिस्टम है जी, जिसे मुख से मुख की प्रणाली कहते हैं जी। ये कमर्शियल बड़े फार्म के लिए इसलिए जरूरी है कि जब हमें फार्म को विजिट करना हो जी तो हम पैसेज से ही विजिट कर सकते हैं, एनिमल को भी मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब एक जगह से आप एंटर हुए और आप पूरे फार्म घूम जाएंगे अंदर। जी, पूरा लिंक्ड है फार्म आपका? जी जी जी, पूरा लिंक्ड है जी। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये सिरोही नस्ल की डार्क ब्राउन कलर की बकरियां हैं। हाँ, ये देखिए ये जी। और सारे बाड़े जो हैं हमारे अलग अलग उसके हिसाब से हैं जी, जिसमें अलग अलग 5 से 10 किलो के वजन के अंतर पे बकरियों को रखते हैं। अच्छा, ताकि उनके बीच कोई कंपटीशन ना हो जी। मतलब आपने पार्ट बनाए हुए हैं? जी जी जी, के 20 किलो की, 25 किलो की, 30 किलो की। जी जी, एक एज ग्रुप की होंगी, एक ही वेट की होंगी, तो कॉन्फ्लिक्शन भी कम होंगे। जी जी। सर, आपने एक बात बोली थी सबसे पुराने बकरी पालकों से एक हैं आप। जी जी जी। तो कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं इस काम को वर्ष 2000 से कर रहा हूँ। मतलब 2025 साल हो गए? 25 साल हो गए। 14 फरवरी को 25 साल पूरे होंगे जी। और मैं सबसे पुराना केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ जी। मैंने वर्ष 2000 में पहला प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसके बाद फिर मैंने बकरी पालन की शुरुआत की। क्या सोच के आए थे? मतलब 25 साल पहले क्या सोचा था आपने जब बकरी पालन में आया आप? 25 साल पहले मैंने ये सोचा था कि पशुपालन में बकरी पालन एक नई इंडस्ट्री है जी। लोग इसमें बहुत कम रुचि रखते थे उस समय में जी। और तब ज़्यादातर पोल्ट्री और डेयरी फार्म का बहुत ज़्यादा चलन था जी। लेकिन मैंने इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले ये सोचा कि दूध बेचने घर घर जाना पड़ता है और मटन की दुकान कहीं भी चल जाती है। इस धंधे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये धंधा कैश में चलता है जी। इस धंधे में कोई उधारी का रूल नहीं है। हाँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम का मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे डेयरी फार्म में आपको बहुत मॉर्निंग में उठ के करना पड़ता है और लेबर पे आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है जी। इस फार्म में ये समस्या नहीं है। बकरी पालन को आप 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं और शाम को 5 बजे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन डेयरी फार्म में दूध निकालने का जो पर्टिकुलर टाइमिंग है वो टाइमिंग की बाध्यता इस बिजनेस में नहीं है जी। और उस समय में और आज भी बहुत कम व्यवसायिक कमर्शियल फार्म्स हैं बकरी पालन के, और खासकर ब्रीडिंग यूनिट्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। तो नए लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है जो अगर बकरी पालन में आते हैं तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अच्छा सर, उस समय तो आप युवा रहे होंगे जब आपने शुरू किया, एजुकेशन के एकदम बाद शुरू कर दिया था? जी जी, मैंने जो है वो 99 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई जी। और 99 में ही
मेरा कंप्लीशन होने के बाद तुरंत मैंने बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया जी। डिग्री कंप्लीट होते ही मैंने नवंबर में क्या किया था आपने? मैंने बीएससी एजी किया है इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से जी। और उसके बाद तुरंत प्रशिक्षण करने के बाद मैंने बकरी पालन का काम 14 फरवरी 2000 को स्टार्ट कर दिया जी। और मेरा इस लक्ष्य के साथ आया था कि मुझे बिजनेस में ही जाना है जी। कृषि आधारित बिजनेस में जाना है जी। और नौकरी पेशा की तरफ मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी जी। तो सर जब आपने शुरू किया था जी यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, ठीक है, एक आदमी को कोई प्रेरणा होती है, आजकल तो इस चीज से प्रेरणा लेकर बहुत लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में। बिल्कुल। आपको प्रेरणा कैसे आई? देखिए मैं वैसे ही कृषक परिवार का बच्चा रहा हूँ जी। और मेरी खेती बाड़ी और यहीं थी जी। तो मेरे नेचर वाइज में मुझे सूट नहीं करता था कि मैं एग्रीकल्चर के अलावा कुछ करूं जी। और जैसे मैंने बताया कि डेयरी फार्म वगैरह हमारे पास पहले ही थे और एक नए व्यवसाय की तरफ मैं इसमें जी आकर्षित हुआ और मैंने सिर्फ केंद्रीय बकरी अनुसंधान के बारे में पता चला। ये आप सही कह रहे हैं कि उस समय सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल नहीं था। बहुत सारी किताबें और बहुत सारी जानकारियाँ उस समय भी उपलब्ध थी जिसके आधार पर मुझे ये मिली। उस समय तो कोई ऐसा इंस्पिरेशन था नहीं कि जिसको देख के और हम ये महसूस करें कि बकरी पालन में, क्योंकि उस समय अगर हम पूरे इंडिया का देखें तो मुश्किल से 8 या 10 फार्म रहे होंगे जो इंडिया लेवल पे जाने जाते थे। जी। जी। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई के दौरान ही माइंड मेकअप बना लिया था कि मुझे करना यही है। अच्छा सर, ये कौन सा शेड है आपका? ये हमारा अभी 2023 में बना हुआ नया शेड है। अच्छा। और भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो बना है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत। अच्छा, ये एनएलएम वाली स्कीम का है और ये मध्य भारत का जो है ये पहला शेड है जी। भारत की एनएलएम की पहली बकरी पालन की इकाई है। ओके। यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? इसमें यहाँ पर हमारे पास सिरोही है, सोजत है, बीटल है, करौली है और बर्बरी है जी। ये आप जो देख रहे हो मेल सेगमेंट है जी। इसमें मेल्स हैं ये। अच्छा, ब्रीडर्स कह सकते हैं? हाँ, ये सब ब्रीडर हैं जी। तो ब्रीडिंग यूनिट जो है वो है हमारी पूरी। इसमें मेल्स हैं, अलग अलग मेल वगैरह और दूसरे सेगमेंट में भी हैं। जी। जी। इसमें आप देख रहे हैं ये बड़े वाले जो मेल हैं ये सिरोही के मेल हैं जी। ये ब्लैक वन जो है ये बीटल के मेल हैं। जी। जी। जो पंजाब की नस्ल मानी जाती है। जी। जी। जो मैं देख रहा हूँ ये फीडर हैं जहाँ ये खाना खा रहे हैं जी। ये फीडर की चौड़ाई और गहराई कितनी रखी है आपने? ये इसकी 15 इंच इसकी चौड़ाई है जी। और इसकी 1 फीट जो है 11 इंच जो है जी इसकी गहराई है। मैं जो देख रहा हूँ एक अच्छी बात ये है इसमें कि फीड ना गिरा नहीं पाएंगे, कई बार पेपर वाले में फीड गिरा देती है बकरियां। जी। इसमें मतलब वेस्टेज नहीं होगी इसमें फीड का वेस्टेज भी नहीं होगा जी। और साथ में कोई भी फीड बाहर नहीं आएगी जी। दूसरा एनिमल को खाने में भी बहुत सुविधाजनक होगा। जी। जी। अच्छा सर, पानी का और देखना चाहेंगे इनका, आपने पानी का किस तरह से बनाया इनका? जी। पानी का दर्शकों को दिखाइए। पानी का सिस्टम पूरे फार्म में ऑटोमेटिक है जी। बकरियां जितना पानी पीती है उतना पानी फिर से बाउल के अंदर आ जाता है। अच्छा। ये जो इकाई है ये देखिए इसका कंट्रोल वाल्व बाहर है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जी। ये देखिए ये इस तरह के इस कमरे में वॉश बेसिन टाइप बना हुआ हाँ है इसमें ऑटोमेटिक लेवल से मेंटेन्ड है ये जी। और ऐसे कैसे ही 16 टब लगे हुए हैं इसमें जी। तो जब बकरी जितना पानी पीती है उतना ही पानी वापस आ जाता है। वॉश बेसिन में नीचे जाता है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आता है। जी। जी। एक्चुअली क्या होता है कि लगाने की क्या वजह रही? ये साइड में लगाने की ये वजह है कि बकरियां घूम के भी कभी कभार इसमें आ जाती है तो इसके अंदर बैंगनी गिर जाती है। अच्छा। अब इसमें क्या होगा बकरी सिर्फ आएगी स्टेप के ऊपर डालेगी। हाँ, सीधे पैर रखेगी यहाँ पर। हाँ, और पानी पिएगी और पानी भी तभी पी सकेगी जब इसके ऊपर पैर रखेगी। जी। तो अगर वो पैर रखेगी तो फिर बैंगनी गिरा नहीं सकती क्योंकि उल्टी होकर इसके ऊपर पैर कभी नहीं रख पाएगी वो। मतलब सफाई रहेगी एकदम और पानी वेस्ट नहीं जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये ईंट लगाई हुई है आपने ये चेन के ऊपर जी। और ऊपर हुक लगा हुआ है, ये क्या है? ये जो है ये सॉल्ट ब्रिक है। अच्छा। इसमें मिनरल्स वगैरह ऐड रहते हैं। मतलब जो गोला होता है नमक का वो यहाँ लटकाते हैं आप इसमें? बिल्कुल नहीं, यही जो है सॉल्ट ब्रिक है। अच्छा, ये सॉल्ट ये वही है, नमक है? नमक की नए रूप में देख रहा हूँ हमने। हाँ, गोले रूप गोल भी होती है, सभी तरह आती है। ये 1 kg वाली है, इसमें 1 kg 2 kg 5 kg सभी आती है। छेद के साथ आती है? छेद के साथ आती है। यहाँ से निकाल लो और आप इसको लगा सकते हैं, इसे डाल लो और यहाँ पे वापस लगा सकते हैं। जी। जी। चेन में लगाने के पीछे इसके लिए ये है कि बॉडी वेट के हिसाब से हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा। बकरियों के साइज के हिसाब। नीचे छोटी बकरियां हैं तो नीचे आ जाएगा। इस वाले ग्रुप में बकरियां बड़ी है इसलिए इसको ऊपर भी चाहे एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल होता है। और किसी चीज से अगर हम इसको रस्सी लगाते हैं तो बकरी इसको खा जाती है। जी। 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 चलिए और आगे चलते हैं। इसके अलावा शेड की एक खास बात यह है कि इसमें आप जो देख रहे हैं ये सब एडजस्टेबल है। अच्छा। जिससे बकरियां जो बड़ी छोटी होती है जैसे उस तरफ आप देख रहे हैं जी। तो छोटी बकरियां इसलिए वो पाइप नीचे ताकि बकरियां अंदर ना घुस सके, ये सारा एडजस्टेबल है।
और सेंटर में जो आपने ये इनकी खुरलियां बनाई हुई हैं, ये कितनी चौड़ाई रखी हुई ये है? इनका भी साइज इतना है कि ये 26 इंच चौड़ी है। मतलब दोनों तरफ से खा लें और सिर ना टकराएं। आपस में इनको टकराने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी आप दोनों तरफ खाती हुई बकरियों को देखेंगे जी, तो वो उसको आप क्लियर हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, ये जो छत है आपने कितनी ऊंची रखी है इसकी छत? ये जो इसकी है 12.5 फुट है इसकी हाइट जी। सेंटर से जो हाइट है इसकी 12.5 फुट है। और लंबाई चौड़ाई क्या है शेड की? 180 फीट बाय 50 फीट है, जिसके अंदर हम पूरी बकरियों के बाड़े बना रखे हैं। और मैं देख रहा हूँ आपने वो लगाए हुए हैं। हाँ, गैस हर ब्लॉक निकलने में के एक लिए। लगे हुए हैं जी। ये टोटल इसमें 1 2 3 4 8 लगे हुए 8 लगे हैं, हर ब्लॉक में एक लगा है। जी जी। इससे तो क्या होता है? वैसे तो आपने वेंटिलेशन खूब दी हुई है, उसके बावजूद भी आपने ये लगाए हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है डॉक्टर साहब की गर्म हवा जो होता है ना हमेशा कोनिकल शेप में ऊपर बढ़ती है। हाँ, तो वो अगर हम इसको बायोथर्मल कैमरे से देखेंगे ना तो हमें यहाँ बहुत ज्यादा जमी हुई नजर आएगी जी। तो इनके थ्रू ये बाहर हो जाते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पे इनकी बदबू नहीं आ रही। जी जी जी। अच्छा सर, ये जो सेक्शन है बर्बरी बकरियां दिख रही हैं इसमें? जी जी सर, ये बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं जी। ये मिल्किंग वाली हैं या लोडेड हैं ये अभी सब लोडेड बकरियां हैं जी। मिल्किंग वाला सेगमेंट हमारा अलग है। अच्छा। तो प्रेग्नेंट गोट्स हैं ये जी जी जो अभी करीब 2 से 3 महीने के बाद डिलीवर होने वाली जी हैं। जी जी और बर्बरी बकरियों की संख्या बहुत डिमांड में होने से हमारे पास कम हो गई है। जी। बर्बरी इतनी गुड क्वालिटी की बकरियां अब कम उपलब्ध हैं तो इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। अब ये भी हमने सेल रोक रखा है इसीलिए भी हमारे पास दिखाने के लिए है। अच्छा सर, बर्बरी की क्वालिटी बड़ी डिफर होती है अलग अलग। जी 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 ऐसी क्वालिटी कम देखने को मिलती है। जी जी जी। कहाँ से आपने अरेंज? ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से हम एक बार इसका जर्मप्लाज्म लाए थे। अच्छा। और उसी को मेंटेन कर रहे हैं हम। मतलब ब्रीडर चेंज कर देते हैं हाँ, आप? ब्रीडर हर बार हम बदल देते हैं। ब्रीडर हमारे पास और हमने क्या कर रखा है कि जिनको भी हमारे प्रोफेशनल फार्मर्स को दिए हैं जी। उनके साथ बाईबैक भी करते जी। हैं और ब्रीडर एक्सचेंज प्रोग्राम में भी चलता रहता है। हाँ, क्योंकि वो हाँ, इन ब्रीडिंग ना हो। अभी हमने फ्यूचर के लिए यही किया है कि अच्छी अच्छी नस्लें जो है हमारे आसपास के जो किसान हैं उनको दी हुई है जी। और जब वो बेचना चाहते तो हम उनसे वापस परचेज भी करते हैं। हाँ, हमने कोऑपरेटिव मॉडल जो है वो अपना रखा है। जी जी तो क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारे पास एनिमल उपलब्ध नहीं हो पाता है जी। तो हम और उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है तो इसलिए हमने उनके साथ ये प्रयास अच्छा किया। सर, ये भी मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये फ्लाई ट्रैपर है एक तरीके का। अच्छा। हाँ, ये फूरोमन ट्रैप से बना हुआ रहता है जी। तो अपने आप मक्खियाँ इसके अंदर घुस जाती है। मतलब इन्हें परेशान नहीं करेंगे? नहीं, इन्हें परेशान नहीं करेंगे। और हम देख रहे हैं ऊंचाई होने की और ये फैन लगे होने की वजह से कोई स्मेल नहीं है पूरे बिल्कुल शेड नहीं, में। यही इसकी खासियत है। पैसेज कितना चौड़ा रखा हुआ है पैसेज आपने? 8 फीट चौड़ा है। 8 फीट। और नीचे सारा आपने कंक्रीट करा हुआ सारा है? कंक्रीट पक्का? सारा कंक्रीट पक्का। कई बार वहाँ तो कच्चा बताते हैं CIRG में कि कच्चा रखो। नहीं, लेकिन जहाँ पे स्टॉल फेड में फुल टाइम एनिमल वहीं पे रहता है। वास हो जाएगा, कीचड़ नहीं होगी इसमें। हाँ, बिल्कुल सफाई जो है उसके बिना नहीं हो सकती और आप चूने वगैरह का छिड़काव करके डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं उसको। जी जी जी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है ना डॉक्टर साहब कि अगर आप फ्लोर कच्चा रखेंगे तो हर 6 महीने में मिट्टी बदलना भी एक बड़ा काम है। बड़ा टास्क है। वो लेबर हाँ, ओरिएंटेड है और लेबर आजकल समय में जो समस्या आएगी वो लेबर की आने वाली है। जी जी। अच्छा सर, ये क्या है इधर? ये हमारा बीमार बकरियों का बाड़ा है। अच्छा, उसमें ये भी बताया जाता है ट्रेनिंग हाँ, में कि हाँ, उनके लिए आप अलग से रखें बिल्कुल आइसोलेशन के लिए। जी, जी, और ये आपने इनको आइसोलेट किया हुआ है? जी जी जी। असल में मैं क्या देख रहा हूँ ये 2 बकरियां हैं, एक उधर है, 3 हैं ये। जी जी जी। ये बकरियां अभी इस ठंड की वजह से बीमार पड़ी हैं। अच्छा। तो क्या होता है ये इन्फेक्शन दूसरी बकरियों को नहीं जाए जी, इसलिए जो है वो हमने इसमें इनको सेपरेशन करके रखते हैं जी। तो जैसे ये ठीक हो जाएंगी 1 हफ्ते के बाद ये वापस मेन फ्लॉक की तरफ जाएंगी। तब तक ये अलग है, बिल्कुल हॉस्पिटल में है ये आइसोलेशन में, इनका। करेक्ट जी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ ये कोई मशीन नजर आ रही है, जैसे थ्रेसर जैसा मुंह है इसका। जी, ये जी, क्या जी। चीज है? ये असल में सब्जियां काटने के लिए मशीन है। अच्छा। कभी कभार क्या होता है कि सब्जियां बहुत सस्ती मिल जाती है, 1 रुपए किलो, 50 पैसे किलो। जी। तो खासकर जैसे गाजर हुआ जी। और ज्यादातर अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भुट्टे जो होते हैं ना स्वीट कॉर्न वाले, उनके टिप वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा। और उनके जो ऊपर की स्किन होती है, पोगरे जिनको बोलते हैं, वो भी खिलाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा। तो ये उसके लिए है क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे पीसेस को आप पकड़ के काट नहीं सकते, तो ये थ्रेशिंग कर देती है उसका और हम उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ जनरेटर लगा हुआ आपका ये? हाँ, ये जनरेटर भी बहुत पुराना है जी। ये 90-80 के आसपास का जनरेटर है। लिस्टर वाला इंजन बोलते थे जी इसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये जो है बायोगैस से चलता है और जब हमें पावर की जरूरत पड़ती है तो हम बायोगैस से इसको कनेक्ट करके और उसको चलाते हैं। बायोगैस कहाँ से लाते हैं आप? बायोगैस हम पूरा हमारे फार्म का जो वेस्ट होता है उसको बायोगैस में यूज करते हैं। वो भी देखेंगे अभी। जी 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 बिल्कुल। तो ये 2 मशीनें और देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये चारा काटने वाली मशीन है, सिंपल चेफ कटर है जी, जिसमें हम हरा चारा जो मक्का की कड़वी वगैरह जो आती है, सुपर नेपियर आती है, कोइम्बटूर 3 आती है, उसको काटते हैं। आप जो इनको दाना खिलाते हैं जी, वो कहाँ स्टोर करते हैं? दाने का हमारे पास ये स्टोरेज गोडाउन है हमारा, आइए। अच्छा, यहाँ पे है। जी हाँ, ये कांटा लगा हुआ है, आप बीजर करके लगाते होंगे आप? हाँ, हर चीज काटा जो है वो लगा के करते हैं। तो ये तो मिक्सर नजर आ रहा है मेरे हाँ, ये मिक्सर और ग्राइंडर है। जी जी। इसमें हम दाना निकालते हैं। ये 5 मिनट में करीब 1 कुंटल मक्का निकाल लेती है और ये आधे टन का मिक्सर है जी। ये इंग्रेडिएंट हैं जिनसे आप इनका फीड बनाते हैं जी। क्या क्या है ये बेसिकली इसमें 50% के करीब मक्का रहती है और बाकी जो है 50% में दूसरे इंग्रेडिएंट रहते हैं। जैसे इसमें ये दाल की चूरी है जी, ये मक्के की खल है, हाँ जी, ये हमारी ग्राउंडनट केक है, मूंगफली की खली है, जी, ये चोकर या चापड़ जिसको कहते हैं वो है जी। और ये रेडी हमारा मिक्स है तैयार। इन सबको मिलने के बाद मिनरल मिक्सचर मिला के ये आता है जो गोट को आप खिलाते हैं। और करीब करीब हमारा जो फीड है वो 30% प्रोटीन के बेस्ड है जी। तो 30% प्रोटीन मेंटेन करते हैं। गोट के लिए वो ज़्यादा बहुत अच्छा रहता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए तन और मन। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही फीड बात। का मेन रोल है गोट फार्मिंग जी में। जी, गोट फार्मिंग में फीड का ही कंपोनेंट सबसे बड़ा है जी। और इन्वेस्टमेंट भी सबसे बड़ा फीड का ही है। जो डेली इन्वेस्टमेंट बेसिस आती है उसमें सबसे फीड का ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। जी। फार्मर्स का एक वो होता है, मेरे पास भी काफ़ी कॉल आती हैं, कहते हैं जी बकरियां लेनी है। उन्हें कोई तजर्बा नहीं होता, चारे का इंतजाम नहीं होता है, कोई शेड नहीं बना हुआ होता है, कोई फोडर का इंतजाम नहीं होता, सीधी बकरी की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा इस बारे में क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, देखिए क्या है, हर किसान को ये समझना चाहिए कि अगर वो व्यावसायिक रूप से बकरी पालन कर रहा है तो पहले इस बारे में उसने ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो कहीं बेहतर सलाह या प्रशिक्षण जरूर लें जी। और उसके बाद जब बकरी खरीदने जाए तो व्यावसायिक बकरी खरीदने के लिए सोचे और किसी भी व्यावसायिक फार्म से लें बकरी। क्योंकि बाहर जो बकरी आपको मिलती है वो बागड़ में चरने वाली, घूमने फिरने वाली, इस तरह की बकरी मिलेगी जो नॉन वैक्सीनेटेड होगी और जब आप उसको कमर्शियल फार्म में पालने की बात करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और बकरी के लिए कहा जाता है कि गोट इज ए म्यूजियम ऑफ पैरासाइट एंड डिसीजेज। ठीक, जैसे ही वो अनडिजायरेबल क्लाइमेट में जाएगी वो अपने अंदर की सारी बीमारियां एक्सप्रेस करती है, आप चाह के भी उसको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए व्यावसायिक रूप से जिन बकरियों को पूरा टीकाकरण हुआ हो, जो बकरियां कमर्शियल फार्मिंग या आपके स्टॉल फेड को सूट करती हो, उस फार्म से आप बकरियां लेंगे तो आपका नुकसान कम से कम होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अंदर जनरेटर दिखाया आपने, पीछे सोलर भी लगे हुए हैं। जी जी। इलेक्ट्रिसिटी तो है यहाँ पे? नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करने में हमारी एक विशेष इच्छा रही है। इसलिए हमने जनरेटर भी बायोगैस ओरिएंटेड बनाया है जिससे कि कम से कम बिजली की खपत हो। तो अगर पावर कट होता है तो हमें जनरेटर का बैकअप चाहिए और दिन के समय में हमारे पास 5 किलोवाट की सोलर की इकाई है। तो ये सरकारी योजना से लिया? जी जी, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना से लिया हुआ है जी। और ये पिछले 6 साल पहले से लगा हुआ और आज तक बढ़िया चल रहा है जी। और इससे मोटर भी चल जाती है और हमारा पूरे प्लांट का जो 3-4 किलोवाट का लोड है वो भी इससे पूरी तरह चल जाता है। मतलब बिजली की जरूरत तो बहुत रेयर पड़ती होगी आपको, बिल्कुल क्योंकि आपके पास सोलर लगा हुआ है, आप इनके वेस्ट से आप बायोगैस बना रहे हैं। जी। ठीक है, उससे आपका जनरेटर चल रहा है जी। घर की गैस भी आप कुकिंग गैस भी उसी से यूज हो रही है। तो उस मॉडल को भी देखना चाहेंगे कि बायो वेस्ट आप किस तरह से इनका मतलब रिसाइकल कर रहे हैं। जी जी जी, हमने ये प्रयास किया है कि साहब हमारे फार्म पे जितना भी पानी या जितना भी वेस्ट निकले जी वो पूरी तरह कंज्यूम हो और पूरी तरह उपयोग में आए। मतलब इनका यूरिन भी कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल इनका मैंगनी भी कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ हमने कोशिश ये की है कि सिंगल ड्रॉप वेस्टेज है हमारे फार्म का जी। क्योंकि क्या होता है कि पानी अनमोल है, उसका जितना बेहतर उपयोग कर सकें वो सबके लिए ही अच्छा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि खेत का जो वेस्ट होता है जिसे हम चारा कहते हैं जी, वो पशुओं के लिए उसका चारा बनता है। और पशुओं का जो वेस्ट है जिसे हम मैंगनी कहते हैं वो खेत के लिए चारा बनता है जी। खेत के लिए वो उर्वरक का काम करता है। तो हमने उस मॉडल को ऐसा रिसाइकल किया है कि सारा फार्म वेस्ट फॉडर में कन्वर्ट हो और फार्म का जो वेस्ट है वो फिर खेत के फॉडर में कन्वर्ट हो। मतलब खेत में भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। अच्छा, ये ऑर्गेनिक ये क्या लगाया हुआ आपने इसमें? ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, वेजिटेबल जी, हमारे घर के कंजम्पशन के लिए है। घिया लगी हुई है जी हाँ, आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास टमाटर है, घिया बन रही है इसमें। हाँ, काफी पूरी तरह ऑर्गेनिक है ये। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं, आप देख लीजिए कितना सुंदर है।
और पूरी तरह जो है इसमें गिलकी लगी है, टमाटर लगा है। ये आपका किचन गार्डन है? जी हाँ, किचन गार्डन है। घर की जरूरत की सब्जियां आप यहाँ जब से हमने फार्म शुरू किया है हम कोशिश करते हैं और 100% ऑर्गेनिक ही फूड का यूज करते हैं। हल्दी भी लगाई हुई है आपने? जी हाँ, ये हल्दी लगी निकलने की तैयारी में है। जी जी जी। अच्छा सर, हमारे इधर गाय भी हैं और मैं देख रहा हूँ आपने गिर गाय भी रखी हुई है, क्योंकि मुझे पहचान है गिर गाय की। जी 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 बिल्कुल सर। मटके जैसा सिर होता है, कान मुड़े हुए होते हैं इसके। ये सब हमारे घर की बच्चियां हैं जी। हमारे पास कमर्शियली भी गायें रहती हैं जी। ये घर के दूध के लिए, हमें घर के लिए 10-20 लीटर दूध की रिक्वायरमेंट होती है जी। तो हम देशी गाय का ही दूध पीना पसंद करते हैं जी। और इसीलिए ये निमाड़ी नस्ल की गाय है। और वो पीछे जो आप देख रहे हैं वो आप अपनी जो भारतीय नस्लें आपने वो रखी? जी हाँ, जी हाँ, जी। आप मेरा मॉडल को देख रहे होंगे कि मेरे पास जो बकरियों की भी नस्लें हैं वो उन्नत भारतीय प्रजातियां हैं और गायों की भी जो नस्लें हैं वो उन्नत भारतीय प्रजातियां हैं। इधर क्या है ये हमारी डेयरी इकाई है। अच्छा। तो पहले हमने डेयरी फार्म शुरू किया था जी। और हमारे पास 200 लीटर प्रोडक्शन था जी। वो क्रॉस ब्रेड कैटल की थी तो वो हमने बंद कर दी और उसके बाद हमने इस यूनिट को जो है जी वो वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। जो आप ये देख रहे हैं आपकी जो खुरलियां थी उनमें आपने वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? जी जी जी। हमारे लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ ये टब जैसे आपने दिखाए थे अभी वैसे ही लगे हुए हैं सारे? जी हाँ, जी हाँ, ये गायों के पानी पीने के लिए थे। अभी ये जो है वो वर्मी कंपोस्ट की इकाई में पानी डालने के लिए इस्तेमाल में होते हैं और डेमो के लिए भी वो रखे हुए हैं। अच्छा, ये आप मैंगनी से वो बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे ये स्लैरी भी नजर आ रही है मेरे। जी हाँ, ये जो हमारा बायोगैस है उसके स्लरी का इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस में हमारे पास जो अंडरग्राउंड मड पंप है जी, वो उनको जो है हम इस्तेमाल करके स्लरी को इसमें भर देते हैं। तो बकरी का जो सूखा गोबर है वो इस मॉइस्चर को लेके और वर्मी कंपोस्ट के लिए बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसकी जो मीथेन है वो रिलीज हो जाती है, गर्मी खत्म हो जाती है और केंचुआ मरता नहीं। जी जी जी। हम ऐसी कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ जो गोबर जाता है वो पहले बायोगैस में जाता है, उससे गैस निकल जाती है, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। उससे जो वेस्ट निकलता है ठीक, वो जो है वेस्ट हम वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और पूरी तरह ये वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है 2 महीने के अंदर। अच्छा, तो वर्मी कंपोस्ट आप जो बना रहे हैं अपने कितने बीघे के काश्तकार हैं आप? मेरे पास करीब यहाँ पे 100 एकड़ के आसपास जमीन है। 100 एकड़ जमीन है। तो सारा अपने यहाँ कंज्यूम हो जाता है सारा खाद? हाँ नहीं, हमारे पास घर पे भी कंज्यूम होता है और उसके अलावा हम कमर्शियल भी सेल करते हैं इसको जी। और कमर्शियल जो सेल है वो करीब हम 20 रुपए किलो में वर्मी कंपोस्ट सेल करते हैं। अच्छा। और पूरा सिस्टम ऐसा है कि जितना भी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर भी पानी का इस्तेमाल होता है वो सारा का सारा कलेक्टर में होके एक हमारे पास डीप टैंक है उसमें आ जाता है। अच्छा सर, ये आपका जो फार्म है कितने एकड़ में है? ये फार्म हमारा 4 एकड़ में है। 4 एकड़? हाँ, 2 एकड़ में फार्म बना हुआ है और 2 एकड़ में कल्टीवेशन है। अच्छा, ये क्या सिस्टम है यहाँ पर? ये बायोगैस का ही है पूरा सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया है पूरा। अच्छा, जो यूरिन वगैरह इनका जी हाँ, जी हाँ, वो सब यहाँ पे कलेक्शन पाइप डाले हुए हैं आपने? जी हाँ, जी हाँ, सब अंडरग्राउंड। और ये घुमाने वाला सिस्टम है, इसके अंदर आ जाता है सारा पानी, सारा मिक्स कर देते हैं इससे घुमाकर। फार्म का टॉयलेट वेस्ट वगैरह सब कुछ यहीं पे आता है। और मोटर किसने लगाई हुई है? ये मोटर जो है स्लरी को उठाने के लिए है जी। स्लरी के लिए भी मड पंप अंडरग्राउंड लगे हुए हैं जी। ये जो आप देख रहे हैं ये भी बायोगैस का ही है? जी हाँ, ये 6 क्यूबिक मीटर का बायोगैस का है जी। ये घुमाने का सिस्टम है ना इसका? जी हाँ, अगर हम चाहें इसको तो हम इसमें भी डाल सकते हैं। हम मोटर के थ्रू भी इसमें जो पानी हमारे पास फार्म का वेस्ट आता है वो सब हम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये आपका पानी आ गया? जी हाँ। ये यूरिन मिक्स वाला आ रहा है? हाँ, ये जो यूरिन मिक्स पानी आ रहा है वो इसके अंदर आ जाता है और ऊपर से भी बायोगैस में पानी डालना हो तो ऐसे डाल सकते जी। अच्छा, पीछे भी ढेर लगा हुआ है ये? जी हाँ, ये सूखे वाला कंपोस्ट है। अच्छा। जैसे सूखा वाला जब आ जाता है तो हम इसको जेसीबी से मिक्स करके अच्छा और इसको हम पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। जी जी। एक पीछे भी है और उस साइड में भी है? जी हाँ, ये वर्मी कंपोस्टिंग इकाई है जो आप देख रहे हैं जी। मतलब कई पार्ट में बनाई हुई है आपने? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जैसे जैसे हमारे पास है हफ्ते भर का हम पूरा वो यूज कर लेते हैं जी। अभी ये इसका खाद निकल चुका है। अच्छा, रेडी हो गया है ये। जी जी। इसको हम और ये छनाई की मशीन लगाई हुई है? जी हाँ, जी हाँ, ये छानने की मशीन है, इससे वर्मी कंपोस्ट छान लेते हैं जी और बाकी फिर रेडी हो जाता है। ये हमारी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है जैसे मैंने आपको बताया है जी, कि जिसमें हम केचुए वगैरह रखते हैं। ये रेडी फीड है बिल्कुल, आप देख रहे हो। अच्छा, तैयार किया हुआ? जी हाँ, जी हाँ, जी। इसमें अब मॉइस्चर कम हो रहा है। अच्छा। और इसी में ये देखिए आप, ये वर्मी कंपोस्ट में देखिए। अच्छा, ये केंचुए हैं ये? हाँ, ये सब केचुए हैं जी। अब और ये तैयार कर दिया ऑलमोस्ट? हाँ, पूरा तैयार कर दिया। छन के जो है ये अब इनका मूवमेंट इस तरफ होगा। अच्छा। और धीरे धीरे ये छन मतलब के साथ में आपने ये कच्चा वाला गोबर रखा हाँ, हुआ है? कच्चे गोबर में पानी डलता रहता है, इसमें नमी है। मतलब ये यहाँ अगर इनको फीड नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप माइग्रेट कर जाएंगे और फिर आप इसको छान के उसकी जी हाँ, ये छान के इस तरह की रेडी फीड मिल जाएगी आपको। अच्छा सर, ये क्या है इसमें?
ये पानी का फवारा है। अच्छा, और ये मतलब इसके अलग ऊपर- से छिड़काव की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं नहीं, स्प्रिंकलर लगा रखा आपने, ये मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ है जी। इसी से स्प्रिंकलर हो जाएगा। अभी इसमें पानी बंद कर रखा है जी, ताकि इनका मूवमेंट उस तरफ हो जाए। ठीक ठीक, वो मतलब धीरे ये से है कि उसको छान वो लें। गीला उधर वाला और यहाँ ये नहीं मिलेगा खुराक, तो उधर चले जाएंगे। अच्छा दीपक जी, आपको एक लंबा अरसा हो गया करते हुए, 25 साल हो गए, ठीक है, और आज आपका इतना बड़ा फार्म है। देखिए, भूखे भजन न होए गोपाला, बिल्कुल सही। सबसे जरूरी होता है जब इंटरेस्ट भी जब ही आता है काम में, जब कमाई होती है। जी, तो बिल्कुल। आज की डेट में कितना कमा पा रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, बकरी पालन में कमाई 2-3 चीज़ों पे निर्भर करती है कि आप किस फेज़ में काम कर रहे हैं। नंबर 1, अगर आपके पास अच्छी ब्रीड है या आप लोकल ब्रीड के साथ कर रहे हैं तो आपका मुनाफा कम होगा। अच्छी ब्रीड है तो अच्छा मुनाफा होगा। आप अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं और अच्छी मार्केटिंग करके अच्छी प्राइस में बेच रहे हैं तो और बेनिफिट होगा। ये तीनों चीज़ों को मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ कि अगर कोई सामान्य किसान करता है बकरी पालन तो उसे एक बकरी से पूरे साल में खर्चा काटने के बाद 3 से 5 हज़ार रुपये के आसपास बच सकता है। चाहे वो बकरी खरीद के बच्चे पैदा करे या छोटे बच्चे लेके उन्हें बड़े करके ईद में बेचे। अब आती है हमारी बात। हमारा सेटअप करीब 1000 से 1500 एनिमल का बना हुआ है और उस सेटअप के हिसाब से हम एक साल में 1000 से 1500 एनिमल का सेल और ट्रेड करते हैं। इतना एनिमल हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है तो हमारे जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं या हमारे और फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं उनके साथ हम टाई अप करके एनिमल भी सेल परचेज करते हैं। तो करीब करीब अगर एवरेज हम 1000 रुपये एनिमल का भी हम सेल परचेज करते हैं तो 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच हमें एक एनिमल पर प्रॉफिट होता है। हमारा प्रॉफिट इससे कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पास एनिमल की ग्रोथ अच्छी होती है। 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तक भी ग्रोथ आ जाती है। प्लस हमारी सेल प्राइस 500 रुपये किलो, 550 रुपये किलो बेसिक प्राइस है। इससे ऊपर ही हम एनिमल बेचते हैं तो करीब करीब हमें 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच एनिमल की प्रॉफिट एक एनिमल पे निकल के आती है। तो अगर हम 1000 एनिमल का भी सेल करते हैं तो 60 से 80 लाख के आसपास हमारा करीब करीब उसका प्रॉफिट बैठता है खर्चा काटने के बाद। टर्नओवर की बात करें तो हमारे फार्म का टर्नओवर करीब 3 करोड़ के ऊपर है। और अगर एक वाइड एंगल में अगर हम देखते हैं कि बकरी पालन से मुनाफा, तो अगर आप कमर्शियल यूनिट चला रहे हैं अच्छी ग्रोथ और अच्छी प्राइस में तो आपको 25 से 30% के करीब मुनाफा आपको उससे मिल सकता है। ये मेरा इतने सालों का अनुभव है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और, बकरी पालन किन लोगों के लिए बना है? डॉक्टर साहब, बकरी पालन उन लोगों के लिए बना है जिन्हें गांव के आबो हवा सूट करती हो, जो गांव में रहना पसंद करते हो, जो युवा खेती से जुड़े हुए हैं, कृषक परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के अपने बकरी पालन के साथ एक अच्छी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं, अपने लोगों को काम भी दे सकते हैं और अपने घर परिवार के साथ रह भी सकते हैं। जो शहरी कल्चर को पसंद करता हो उनके लिए बकरी पालन बहुत मुश्किल है। तो गांव के लिए ये एक बकरी पालन एक सुनहरा भविष्य का अवसर हो सकता है। मतलब इसमें खुद लगना पड़ेगा, रिमोट से इस काम को आप नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेबर ओरिएंटेड वर्क जरूर है लेकिन लेबर के साथ आपको खुद लगना बिल्कुल बिल्कुल, ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। अगर आप जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा होगा। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। दर्शकों, दीपक पाटीदार जी ने हमें अपना फार्म दिखाया, पूरी ईमानदारी से इन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह से ये अपने गाँव में रहकर अपनी खेती को संभाल रहे हैं। 100 एकड़ के काश्तकार हैं, यहाँ पर कई परिवारों को ये रोजगार दे रहे हैं और किसान भाइयों को एजुकेट करके उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में दीपक पाटीदार जी, जिन्होंने आपको अपने बकरी फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का और किसान भाइयों का फायदा हो। वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।